अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ रही, आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजीर आजम खुद मुसलसल माफियाओं को खबरदार कर रहे हैं, बार बार एक्शन लेने का ऐलान भी कर रहे हैं। कहते रहे कि किसी को जखीरा अंदोजी नहीं करने देंगे, जखीरा अंदोजी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी किया, बार बार जखीरा अंदोजों को धमकी भी दी, टाइगर फोर्स को भी जखीरा अंदोजी रोकने का टास्क दिया, मगर गंदम की जखीरा अंदोजी हो रही है और कीमत मुसलसल बढ़ रही है। और इस बात का एतराफ खुद वफाकी वजीर खुराक ने किया है, कौमी असम्बली में किया है। गंदम की खरीदारी भी हदफ से कम है, हदफ से 21% कम गंदम खरीदी गई। गंदम की किल्लत पैदा ना हो इसलिए हुकूमत ने गंदम की दरामद का फैसला किया, मगर फैसलों पर बर वक्त अमल नहीं हो रहा। हुकूमत फैसला करती है और फिर उस पर अमल दरामद नहीं करती है। गुज़िश्ता साल के बहरान के बाद अब एक और बहरान जन्म ले रहा है, बल्कि स्कैंडल बन रहा है। हुकूमत मुसलसल इजलास करती है, फिर दावा करती है कि आटे की कीमतों में कमी आ गई है। पंजाब में खास तौर पर 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए का मिल रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अब से कुछ देर पहले जारी होने वाले इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1042 रुपए है। ये मुल्क भर की एवरेज है। और जब हमने रिपोर्ट में मुख्तलिफ सूबों की सूरत हाल का जायजा लिया तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटा 860 से 865 रुपए में मिल रहा है। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1209 रुपए और हैदराबाद में 1131 रुपए तक का मिल रहा है। इसी तरह पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1106 रुपए तक का मिल रहा है। कोयटा में 1079 रुपए का मिल रहा है। पंजाब में आटा 860 रुपए का मिल रहा है। हुकूमत ने एक्शन लिया, मगर बाकी जगह महंगा है, मगर पंजाब में अवाम महंगा आटा ही खरीदने पर मजबूर है 860 रुपए का होने के बावजूद। पंजाब में जो सस्ता आटा मिल रहा है वो कैसा है और क्यों अवाम नहीं खरीद रहा है? हमने दुकानदारों और खरीदारों से राय ली। आटा 860 का मिल नहीं रहा और जो मिल रहा है वो गैर मयारी है, शहरी खरीद नहीं रहे, वो मुल्क भर में महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हालांकि गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार खबरदार किया कि आइंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे खौफ है, मुझे खदशा है कि जिस तरह पहले चीनी के ऊपर और आटे के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई की गई है, हमें खौफ है कि फिर अभी कोशिश की जाएगी। मैं आज ख़ास तौर पे आप इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मैं ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ़ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सज़ाएं दिलवाएंगे हम। फिर वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखने का टास्क दिया। आपने कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखी? आपने देखा कि लोग गंदम को या और भी खाने पीने की चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? ये कानून के ख़िलाफ़ है। आपने ख़ुद एक्शन नहीं लेना, आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है एक्शन लेने के लिए। ये जो भी लोग ये गैर कानूनी चूज़ कर रहे हैं। टाइगर फोर्स का उस इंतजामिया का क्या हुआ? क्योंकि आज कौमी असम्बली में ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने कहा कि अजब बात है कि हुकूमत ने 66 लाख टन गंदम खरीदी, वो कहाँ गई? मार्केट में इस वक्त 60 लाख टन गंदम है। उन्होंने खुद कहा कि ये पहली दफ़ा हुआ है, ये अजूबा है। अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की और 1400 रुपये आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 1800, 1900, 2000 तक चली गई, ख़ास तौर साउथ में, कराची में और नॉर्थ पेशावर में। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो ख़रीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। आज पंजाब गवर्नमेंट से सुबह यही बात हो रही थी। उन्होंने रिलीज़ जो वो करते हैं नॉर्मली अक्टूबर में, उन्होंने पिछले 10 दिन से रिलीज़ कर दिया 1475 पे। उसकी वजह से पंजाब की हद तक कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। वहाँ 1700 से 1800 रुपये कहते हैं गंदम बिक रही है मुख्तलिफ अजला में। पर यह बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए।
वफाकी वजीर हैरान है, अजूबा कह रहे हैं। इसी तरह हुकूमत ऐलान के बावजूद गंदम की दरामद यकीनी नहीं बना पाई। फ़खर इमाम ने कहा कि कोशिश है कि फौरी तौर पर 7 लाख टन गंदम आना शुरू हो जाए। कोशिश हमारी ये है कि फौरी तौर पर इंपोर्ट के, जैसे मैंने कहा, लाइसेंस दे दिए गए हैं 7 लाख टन प्राइवेट पार्टीज़ को। हम उम्मीद करते हैं कि वो आनी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि हम 12 महीने अभी से देख रहे हैं अगले मार्च अप्रैल तक कि गंदम का एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में हो। फ़खर इमाम ने कहा कि कोशिश है कि फौरी तौर पर गंदम की दरामद यकीनी बनाई जाए, मगर गंदम की दरामद मुसलसल ताख़ीर का शिकार रही है। वज़ीर आज़म फैसला करते हैं, अमल दरामद नहीं होता। गुज़िश्ता साल गंदम का बहरान सामने आने के बाद 19 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 लाख टन गंदम दरामद करने का हुक्म दिया, मगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। जनवरी तक सूरत हाल और ख़राब हो गई। वज़ीर आज़म की दी गई हिदायत पर 20 जनवरी को अमल हुआ और 31 मार्च तक 3 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई, मगर फिर भी गंदम दरामद नहीं हुई। उसी तरह वज़ीर आज़म ने 7 जून को गंदम की दरामद का हुक्म दिया। उसका भी नोटिफिकेशन 1 महीने के बाद 8 जुलाई को जारी हुआ, यानी 1 महीने तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मार्केट में कीमतें बढ़ाने का मौका मिलता रहा। 8 जून को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर की कमी की वजह से प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने का हुक्म दिया है। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को बगैर किसी हद के गंदम दरामद करने की इजाज़त दी और गंदम की दरामद पर 60% रेगुलेटरी ड्यूटी भी खत्म कर दी। 7 जून को हुकूमत ने फैसला किया, प्राइवेट सेक्टर जितनी चाहे गंदम दरामद कर सकता है, मगर फिर हुआ क्या? इस फैसले के 1 महीने के बाद यानी 7 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें लिखा था कि प्राइवेट सेक्टर 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त होगी लामहदूद मुद्दत के लिए। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, जितनी मर्जी गंदम दरामद कर लो। फूड मिनिस्ट्री ने 10 लाख टन गंदम की इजाज़त दी और वो भी 1 महीने के बाद। इससे पहले भी जब गुज़िश्ता साल गंदम का बहरान आया, वज़ीर आज़म ने मार्च तक 3 लाख टन गंदम प्राइवेट सेक्टर के जरिए दरामद करने का हुक्म दिया। उस पर भी अमल नहीं हो सका, क्योंकि मुतालिका वजारत ने ड्यूटी और टैक्सेस में रियायत देने में ताख़ीर से काम लिया, इसलिए गंदम की दरामद नहीं हो सकी। फिर जब जून में वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद का हुक्म दिया, 1 महीने तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाहर से गंदम नहीं आई। मकामी मार्केट में फ्लावर मिल मालिकान को अपनी मर्जी चलाने का मौका मिला, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अपनी मर्जी चलाने का मौका मिला और भुगता अवाम। सिर्फ यही नहीं, गंदम की प्रोक्योरमेंट में सुस्ती दिखाई गई। 8 जून को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पब्लिक सेक्टर ने 7 मिलियन टन गंदम खरीद ली है। गुज़िश्ता साल 4 मिलियन टन गंदम खरीदी गई थी, यानी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 38% ज़्यादा। मगर फिर 15 जुलाई को ICC का इजलास हुआ, जिसकी खबर 16 जुलाई को डॉन अखबार में शाया हुई। इस खबर के मुताबिक ICC इजलास को बताया गया कि सूबों समेत पब्लिक सेक्टर ने 8.8 मिलियन टन गंदम की खरीदारी के टारगेट से 21% कम गंदम खरीदी है। खैबर पख्तूनख्वा ने 1 लाख टन गंदम खरीदनी थी, मगर उसने सिर्फ 19,000 टन गंदम खरीदी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार भी कम हुई। मुशीर खजाना समेत ICC इजलास के तमाम शुरका ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि जब खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार कम हुई तो हुकूमत ने उसे संजीदगी से क्यों नहीं लिया और फिर ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की खरीदारी भी यकीनी नहीं बनाई और दरामद के लिए ऑर्डर भी नहीं किया। साथ ही इजलास को भी बताया गया कि अब भी ज़राई इजनास अफगानिस्तान को स्मगल हो रही हैं। हालांकि हुकूमत स्मगलिंग पर पाबंदी लगा चुकी है, मगर गंदम और दीगर अजनास अब भी अफगानिस्तान स्मगल हो रही हैं। खबर के मुताबिक मीटिंग में शरीक अफराद ने बताया कि डॉक्टर हफीज शेख ने गुस्से में कहा कि एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहा है, क्योंकि काबीना और ICC के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। डॉक्टर हफीज शेख ने खुद सवाल उठाया कि जब गंदम की लामहदूद दरामद की इजाज़त दे दी गई तो फिर क्यों 50-50 हज़ार टन करके दरामद करने का कहा गया। उन्होंने महदूद गंदम की दरामद पर नाराज़गी का इजहार किया। इजलास के बाद जारी होने वाले बयान के मुताबिक पूरा साल गंदम और आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड इंडस्ट्री को हिदायत की गई है कि वो गंदम की दरामद के अमल को तेज़ करे। सिंध हुकूमत का दावा है कि सिर्फ सिंध ने पैदावार और ख़रीदारी का हदफ हासिल किया, मगर बाकी तीनों सूबों ने यह हदफ हासिल नहीं किया। साथ ही मुर्तज़ा वहाब ने इस खदशे का इजहार किया था 2 दिन पहले कि गंदम की कीमतों में कमी का बहरान आने वाला है, और मगर सिंध हुकूमत इसे कंट्रोल कर लेगी। मगर आज हमें नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एदाद-ओ-शुमार हैं, कि सिंध में भी कीमतों में इजाफा हुआ है, हैदराबाद में इजाफा हुआ है, कराची में इजाफा हुआ है। कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। खुद वफाकी हुकूमत हैरान है, कहीं पर भी इस वक्त कीमतें कंट्रोल नहीं नजर आ रही हैं। जहाँ हुई हैं वहाँ पर आटे की क्वालिटी बहुत बुरी तरह गिरा दी गई है। ये क्या हो रहा है? शम्सुल इस्लाम खान साहब माहिर इजनास हमारे साथ मौजूद हैं। शम्सुल इस्लाम खान साहब, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे थे, हालांकि वज़ीर आज़म बार बार वार्निंग दे रहे थे, दरामद के फैसले भी सामने आ रहे थे, मगर आप कह रहे थे एक और क्राइसिस आएगा, गंदम का आने वाला है, आ गया।
ये क्या वजह है कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सका और क्राइसिस आ गया? वफाकी वजीर कह रहे हैं कि तो अजूबा है, समझ से बाहर है, ये क्या हुआ है? देखें, ये अजूबा नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है और मैंने इसका जो है फरवरी में ही बता दिया था कि एक और नया क्राइसिस आएगा। क्योंकि आप देखें कि जो इसका कार्टल्स है, जो बहरान से लिंक लोग थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे इसके, उन सब ने जो है वो प्राइस 70 से 75 रुपए लास्ट ईयर आपने देखा 2019 में, जो 37 रुपए 50 पैसे किलो से बढ़कर आटा 70-75 रुपए किलो हो गया था। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उसमें आया था। और फिर दूसरा, गंदम की प्राइस जो थी वो बढ़ के कोई ऑल टाइम हाई 50 रुपए किलो पे पहुंच गई थी। तो उन प्राइस को देखते हुए मुझे ये अंदाजा था कि आगे जो है ये लोग फिर रिपीट करेंगे। और उस वक्त तक क्रॉप भी नहीं आई थी, लेकिन हमारे पास क्योंकि हम कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे सैटेलाइट सेगमेंट की जब जो सोइंग थी उसकी पिक्चर आई तो उससे ये लग रहा था कि 25 मिलियन टन से ज्यादा क्रॉप नहीं होगी। और जबकि गवर्नमेंट के एस्टिमेट ये थे कि 27 मिलियन टन होगी। अब जब हार्वेस्ट आई तो आपने देखा कि आपकी क्रॉप जो है 27 मिलियन टन का टारगेट नहीं पूरा कर सकी और क्रॉप प्रोडक्शन जो है सिर्फ लेस देन 25 मिलियन टन हुई। अब ये क्रॉप का शॉर्टेज होना जो है ये उनके लिए एक ब्लेसिंग हुई होल्डर्स के लिए, कि जो टारगेट करके बैठे हुए थे कि इसको दोबारा बहरान क्रिएट करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि जो गुज़श्ता बहरान हुआ था उसका भी जब रिपोर्ट आई तो कमीशन रिपोर्ट बनी, इंक्वायरी हुई उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हालांकि चीनी में जो है उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी हुआ, दोबारा उसके ऊपर डिटेल सामने आई, लेकिन आटे के ऊपर वो पहली रिपोर्ट आई थी और कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसने एक और हौसला दिया। और फिर दूसरी बात एक कि आप देखें कि जो इसमें क्रिमिनली डिलेड इंप्लीमेंटेशन हुई है और इंस्ट्रक्शंस की प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिन्होंने अक्टूबर में ही जब वीट का क्राइसिस चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि 2 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली जाए। अब 2 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने के डिसीजन के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ और डिले होते गई, और उन्होंने जनवरी 20 को जाके ऑफिशियली डिसीजन को अप्रूव किया, जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे, कि हम 3 लाख टन, क्योंकि उस वक्त तक बहरान बढ़ चुका था, तो 3 लाख टन की इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब वो जब डिसीजन अनाउंस हुआ है तो डिसीजन इन्होंने होर्डिंग की हुई थी, उन्होंने रिलीज करना शुरू किया स्टॉक, और गंदम की प्राइस आपने देखा कि नीचे आने होगी, क्योंकि आगे फिर आपके पास मार्च में एंड फरवरी में जो है हार्वेस्टिंग सीजन भी था, तो ये 2 रीजन हुई कि प्राइस नीचे का कम आ गई। तो इसको देखते हुए जो ऑफिशियल्स थे, लेथार्जिक ऑफिशियल्स, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत को यकसर रद्द करके रख दिया। हालांकि उसके बाद फरवरी के बाद फिर एक वीट का क्राइसिस आया, तो उस वक्त फिर ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 5 लाख टन की आप इंपोर्ट करेंगे, उसको भी डिले किया गया। और आप देखें कि आपको 1 जून में फिर एक ईसीसी ने ऑर्डर दिया कि लिमिट जो है कोई नहीं होगी, अनलिमिटेड स्टॉक्स आप इंपोर्ट करें, लिमिटलेस इंपोर्ट की इजाजत दी गई। लेकिन उस डिसीजन का भी आप देखिएगा कि 1 महीने के बाद जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। मगर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब कम से कम कहा जा सकता है कि अब क्राइसिस दोबारा नहीं आएगा, हुकूमत ने गलतियों से सीख लिया है, अब डिले नहीं होगा, 7 लाख टन वो दरामद का कह रहे हैं। अब आपको लगता है कि अब कम से कम होल्डर्स को, जखीरा अंदोजों को मौका नहीं मिलेगा? जो आपका जो नेक्सस जिस कार्टेल ने बनाया हुआ है, जो इस पूरे बहरान को आगे तक पूरा साल लेकर जाना चाहता है, 2020 के बल्कि 2021 तक ये लेके जाना चाह रहे हैं और रिपीट होंगे, उसकी मेन वजह यह है कि जब आपकी 2.5 मिलियन टन क्रॉप जो है शॉर्ट है, आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है 2.5 मिलियन टन पर मंथ होती है और आपकी 27.5 मिलियन टन कंजम्पशन है, आपकी क्रॉप जो है वो लेस देन 25 मिलियन टन हुई है। तो ये ह्यूज गैप है, जिसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ईसीसी में ये डिसाइड किया था कि टाइम जो है लिमिटेडलेस इंपोर्ट अलाउ की जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने फिर उस पर टांग अड़ाई और अब वो 1 मिलियन टन का कहा और फिर 1.5, जबकि अभी तक जो है परमिट जो है इंपोर्ट के जो उन्होंने अलाउ किए हैं वो मुश्किल से 8 लाख टन के दिए हैं, और उसको भी टुकड़ों में कर दिया है, ताकि जो किसी ने अगर 1 लाख टन का है तो उसको 40,000 दिया है। वैसे मगर मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मसला है कि एक तो गंदम महंगी हो गई और आटा महंगा है, और अगर सस्ता कराया गया है तो वो इतनी बुरी क्वालिटी का दिया जा रहा है कि आवाम महंगा ही खरीदने पर मजबूर है, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का हमने हाल दिखाया। ये माफिया किस तरीके से इतना मजबूत हुआ है कि हुकूमत यकीनी नहीं बना पा रही है कि सस्ता आटा मिल जाए, बेहतर क्वालिटी में आवाम को मिल जाए। देखिए जी, इसका जो है पंजाब में आपने देखा कि प्राइसेस को बढ़ा के उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, और थ्रू जो है फूड सेक्रेटरी के उन्होंने एक समरी मूव कराई कि हमें कोई क्वांटिटी जो है पास्को से रिलीज की जाए, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट जो है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जो है सितंबर में ऑनवर्ड जो है रिलीज करना शुरू कर दिए, क्योंकि स्टॉक डिप्लीट हो रहे थे। लेकिन इन्होंने अभी से कह दिया, क्योंकि ये
टारगेट करके बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट के जो है स्टॉक्स को कम कर दिया जाए, ताकि फिर हम खुली तरह से अपना जो है करें, क्योंकि आप जो इंपोर्ट भी होगी वो भी अल्टीमेट यूजर तो फ्लावर के जो ओनर्स हैं वही करेंगे, आटा मिल वाले भी उसको यूज करेंगे। तो उन्होंने इसको सिर्फ दिखाने के लिए 860 की प्राइस भी करती है, लेकिन जो आम छोटी चक्की वाले हैं वो आज भी महंगी गंदम खरीद रहे हैं, और पंजाब में जो है 2000 से 2050 रुपए के हिसाब से, मन के हिसाब से उनको गंदम मिल रही है, और इस वजह से वो चक्की का आटा मार्केट में महंगा है, जबकि फ्लावर मिल जो है वो सस्ता दिखा के उसमें जो भी वो करते हैं उस क्वालिटी और वो सस्ता बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शम्सुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे। माफियाओं को फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वीट क्राइसिस पर जब रिपोर्ट आई उसके बाद उम्मीद थी कि हुकूमत अमल दरामद भी करेगी। हुकूमत ने रिपोर्ट का क्रेडिट तो लिया, अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरीके से चीनी की कीमतों में आज फिर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स आए हैं और इजाफा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते इजाफा हुआ था, इस हफ्ते और इजाफा हो गया। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं 74 रुपये की और कहीं 90 रुपये की चीनी फरोख्त हुई। चारों सूबों की एक मीटिंग चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं, जिसमें चीनी पर एक प्रोडक्ट शामिल है और उसमें रेट मुख्तलिफ है। तकरीबन जो लास्ट मीटिंग मैंने भी अटेंड की थी वो कुछ जगहों पे 74 रुपये भी है, 72 भी है, और कुछ जगहों पे 90-95 रुपये भी है चीनी की कीमत। इसको मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया रैशनलाइजेशन का। मगर मुल्क में कहीं भी चीनी 80 रुपए से कम नहीं है। ये कौन सी मीटिंग है जिसमें वज़ीर आज़म को ये बताया गया है? आज जारी होने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 2.5 रुपये का इजाफा हो गया है। उससे पिछले हफ्ते 2 रुपये का इजाफा हो चुका था। इस्लामाबाद में कम से कम चीनी खुद हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 85 रुपये की है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। रावलपिंडी में कम से कम 83 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये, गुजरावाला में कम से कम 85, ज़्यादा से ज़्यादा 86। इसी तरह सियालकोट में 85, लाहौर में 82 से 85, कराची में 85 से 90 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। पेशावर में भी कम से कम कीमत 85 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 82 रुपये से 90 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है। चीनी की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 2.84% मजीद इजाफा हो गया। मगर कहीं भी चीनी 80 रुपये से कम नहीं मिल रही है, तो फिर वज़ीर आज़म को कौन बता रहा है कि कम मिल रही है कहीं कहीं? और अगर शहजाद अकबर साहब के दावे को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी सवाल उठता है कि चीनी अगर 74 रुपये में मिल रही है तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 78 रुपये 38 पैसे में क्यों खरीदी? यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने महंगी चीनी खरीदी और अरबों रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दी। शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, हुकूमत ने कार्रवाई का ऐलान किया, मगर खुद हुकूमती एदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि जब से रिपोर्ट आई है तब से मुसलसल चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। और जब रिपोर्ट आई उसके बाद अदालत चले गए थे शुगर मिल मालिकान, स्टे ऑर्डर आया और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की का स्टे ऑर्डर दिया, मगर साथ कहा कि 70 रुपये की चीनी होनी चाहिए, नहीं हो सकी, स्टे ऑर्डर ख़त्म किया। वो सिंध हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर मुअत्तल करके हुकूमत को कार्रवाई की इजाज़त दे दी। अब हुकूमत ने कार्रवाई करनी है। इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर साहब ने बताया कि क्या क्या कार्रवाई होगी, मगर साथ में ये बताया कि स्टे ऑर्डर उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कि दूसरी तरफ का वकील साथ मुलविस ना हो। अगर मुकदमा लड़ा जाए तो अदालत उसी दिन फैसला सुना दी। फ़र्क यहाँ पे ये भी था कि जब वो स्टे आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से खुद परसू किया गया। मैं खुद बहैसियत वकील आपको बता रहा हूँ कि स्टेज नहीं चल सकते। एक बेजा स्टे जो है वो नहीं चल सकता जब तक कि दूसरी तरफ का वकील साथ मुलविस ना हो। आप अगर हक पे हैं और आपका केस ठीक है, आप अदालत में जाके खड़े होते हैं। इसमें अदालतों को भी इल्ज़ाम देना गलत है कि हम कहते हैं जी कि अदालतों से स्टे आ जाता है। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, उन्होंने एडजुडिकेशन करनी है। आप अपना मुकदमा जाके लड़ें, वो उसी दिन फैसला कर देंगे, जिस तरह कि शुगर कमीशन में हुआ। बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोरावर लोग अदालत में गए, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे वकेट कर दिया। पहले उन्होंने पे पाबंदी लगा दी, स्टे दे दिया कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना गया, उसको कोई उसमें एडजर्नमेंट नहीं ली गई, इमीडिएटली उसको परसू किया गया, वो खारिज कर दिया गया। शहजाद अकबर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि स्टे ऑर्डर उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक दूसरी तरफ का वकील मुलविस ना हो। तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक अहम केस स्टे ऑर्डर की वजह से रुका हुआ है और वो केस है पेशावर मेट्रो बस का BRT प्रोजेक्ट का, जिस पर तनकीद होती रही है। इस हवाले से चेयरमैन नैब का दावा है कि मालब जब्बार BRT में रेफरेंस तैयार है, मगर मामला अदालत में है, इसलिए पेशरफ नहीं हो रही। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ़ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं,
लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। शहजाद अकबर साहब के बकौल अगर वकील दूसरे की तरफ से ना मुलविस हो तो स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, अदालत उसी दिन फैसला सुना देती है। मगर 2 साल होने के बावजूद पेशावर बीआरटी का स्टे ऑर्डर ख़त्म नहीं हुआ। हमने आज भी नैब के तर्जुमान से पूछा कि क्या नैब ने पेशावर बीआरटी केस में स्टे ऑर्डर ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्टे ऑर्डर लेने के बड़े खिलाफ रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, स्टे ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। मगर पेशावर बीआरटी पर खुद तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। वो क्या कहते रहे, इधर देखिए। एहतसाब जो है वो ये नहीं देखता कि ये तहरीक इंसाफ का, ये दूसरी जमात का, किसी को नहीं छोड़ेगा। जब हम एहतसाब शुरू करने जाते हैं, लोग चले जाते हैं अदालतों में और स्टे ऑर्डर ले लें। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी कर लें, आप स्टे ऑर्डर जितने मर्जी ले लें, ये हुकूमत फैसला कर बैठी है कि आप जो मर्जी करें, हम इंशाल्लाह आपको शिकस्त दे के तब्दीली लेके आएंगे। चीनी 26 रुपए महंगी हुई है, इंक्वायरी करवाई गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर का, ये इनकी ताकत है। हम एक ब्रेक शामिल करें। पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल और ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तब्दीलियों के बावजूद वफाकी हुकूमत का वजीर आला पंजाब पर एतमाद खत्म नहीं हुआ। हुकूमत मुतमईन है कि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वजीर आला पंजाब की बरतरफी से मुताल्लिक कयास राइयों को वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने मुस्तरद करते हुए कहा कि ये तमाम बातें बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी दावा किया कि वजीर आला पंजाब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, यानी उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जाएंगे। हुकूमत मुतमईन है कि सब ठीक है, मगर दर हकीकत मामला गंभीर होता जा रहा है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी मफलूज हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस हवाले से द न्यूज़ मेड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक मरकज और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तब्दीलियों ने गवर्नेंस को इस कदर मुश्किलात से दो चार कर दिया है कि खुफिया इदारे भी अपनी रिपोर्ट्स में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। खबर के मुताबिक काबीना ज़राए ने तस्दीक की है कि अहम खुफिया इदारे की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि अहम ओहदों पर तैनात अफसरान की जल्द तब्दीलियों से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस सूरत हाल से तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान भी परेशान हैं। खबर के मुताबिक पंजाब में सितंबर 2018 से अब तक 9 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन तब्दील किए जा चुके हैं। पंजाब के महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। इसी तरह हाल ही में सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5वीं मरतबा तब्दील कर दिया गया है। हालांकि गंदुम बहरान की इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब में सेक्रेटरी खुराक की जल्द तब्दीलियों पर तनकीद की है। इन तब्दीलियों को गंदुम बहरान की अहम वजह करार दिया गया है। इसके बावजूद सेक्रेटरी खुराक की तब्दीलियां जारी हैं। खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में ऐसे सीनियर ओहदों की मुद्दत 3 साल होती है, मगर पंजाब में सिविल इंतजामिया और पुलिस की तकर्रियां भी मजाक बन चुकी हैं। सूबे के ज्यादातर डिवीजन और इजला में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, RPOs और DPOs को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ DG खान में 6 कमिश्नर्स और 5 डिप्टी कमिश्नर्स अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में PTI के इक़्तिदार में आने के बाद 4 कमिश्नरों की तैनाती की जा चुकी है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी है, मगर हुकूमत अब भी इत्मीनान का इजहार कर रही है। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो कारकर्दगी है उस्मान बुज़दार की, उससे मुतमईन है वफाकी हुकूमत। मगर क्या ऐसा ही है या मामला कुछ और है? सीनियर साहब की तज़किया सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब कह रहे थे बहुत सारे उम्मीदवार तैयार भी हो रहे हैं, लॉबिंग भी हो रही है। इस वक्त वफाकी हुकूमत और फिर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि कारकर्दगी से मुतमईन है, उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी शाहजेब साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट के अंदर उतना वजन है जितना पहले जब वो तरदीद करते थे उसमें वजन होता था। मेरी इतला के मुताबिक मुतबादल ढूंढा जा रहा है। बाज़ मुतबादल उम्मीदवारों के इंटरव्यू टाइप मुलाकातें भी हुई हैं और डेफिनेटली पंजाब के अंदर तब्दीली के बारे में मीटिंग्स हुई हैं और हो रही हैं। और सब आपने कहा मीटिंग्स हुई हैं और हो रही हैं,
तो वजीर आजम फिर उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं या नया कैंडिडेट वाकई खुद वजीर आजम देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो माजी में कहा गया कि क्योंकि परवेज खटक उनकी सारी बातें नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने उस्मान बुज़दार को चुना ताकि सेंटर से पंजाब को चला सकें। तो अब अगर कोई कैंडिडेट वजीर आजम खुद देख रहे हैं तो उसमें वो क्या सलाहियत देख रहे हैं? डिलीवरी की सलाहियत देख रहे हैं या उनकी बात कितनी मानेगा ये सलाहियत देख रहे हैं? नहीं, अब मेरा ख्याल है इट इज डिलीवरी टाइम। उन्हें भी ये एहसास है कि ठीक है चीफ मिनिस्टर उनका लायल हो मगर डिलीवरी भी करे। तो मेरा ख्याल है दोनों चीजें देख रहे हैं कि डिलीवरी भी करे और उनका लायल भी हो। और ये कोई फिर तहरीक इंसाफ ही की कोई मजबूत शख्सियत हो सकती है आपके ख्याल में, या कोई और हो सकता है? जी जाहिर है, अगर तो इमरान खान की मर्जी से ये तब्दीली आ रही है और मेरी इतला के मुताबिक उनकी मर्जी से ही ये तब्दीली आ रही है, तो पीटीआई के अंदर से ही कोई आदमी होगा। 4-5 नाम भी आए हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है और उनमें से कुछ लोगों से मुलाकात भी की गई है। शायद हो सकता है उन्हें ये ना बताया गया हो कि आपको एज ए चीफ मिनिस्टर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनसे मुलाकातों के पसे पर्दा मकसद यही था। उड़ाई साहब, क्या कहकर हटाएंगे अगर वजीर आजम हटाएंगे? शुगर की सब्सिडी का मामला आया तो उस्मान बुज़दार का दिफा किया गया। वजीर आजम कहते हैं सादा आदमी है, प्रोटोकॉल के शौकीन नहीं है, गाँव में बिजली नहीं है, वसीम अकरम प्लस है, साबित करके दिखाएगा। अब क्या डालेंगे उस्मान बुज़दार पर अगर उन्हें हटाना हुआ, जितनी तारीफें कर चुके हैं? देखिए, बड़ा आसान होता है कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पहली फेज में उन जैसा ही बंदा चाहिए था, अब दूसरी फेज है, इसमें हमें दूसरा चेहरा चाहिए, कायम अली शाह की जगह मुराद अली शाह आ जाएंगे। और इसी तरह और भी माजी में तब्दीलियां आती रही हैं। जब तब्दीली लाई जाती है तो फिर 100 बहाने और 100 उसकी वजाहतें जो है वो मुमकिन होती हैं। और जाहिर है मेरा ये ख्याल है कि अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए तो बुज़दार साहब को बड़े बाइज्जत तरीके से उनको कोई और जिम्मेदारी देनी चाहिए। जैसे इतनी तारीफें कर चुके हैं खान साहब, तो अब उनको घर ना भेजें, सारा कुछ फारग करके उनको कोई बाइज्जत जिम्मेदारी भी दे दें ताकि वो बाद में जो है ये ना समझें कि मुझसे सब कुछ छीन लिया सब। और आपको लगता है क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का जो कंपैरिजन था वो बार बार शहबाज शरीफ से किया जाता था, अब कोई और वजीर आला आता है तो उसका भी ज़ाहिर कंपैरिजन उस्मान बुज़दार से तो नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब से होगा। तो 3 साल का जो टाइम बाकी है उसमें जो एक टारगेट है शहबाज शरीफ को बीट करने का, वो अचीव हो सकता है? देखिए, ये तो नहीं पता कि वो बीट कर सकेंगे कि पहली तो बात है कि कौन शख्स जो है वो आएगा, वो कितना वाइब्रेंट होगा, वो कितना चीज़ों को कर सकेगा, ये सारे तो सवालात हैं। जब तक कोई नया उम्मीदवार जो है मुतबादल वो सामने नहीं आता उस वक्त तक कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिपेंड करेगा कि चीफ मिनिस्टर कैसा है और फिर उसकी वर्किंग कैसी है। क्योंकि डिलीवरी और एक्सपीरियंस इन दोनों का मिलाप होना चाहिए और लॉयल्टी जाहिर है खान साहब उसको देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें जाहिर है बड़ी खाल होती हैं। जो लोग डिलीवरी करते हैं वो इतने लायल नहीं होते और जो लायल होते हैं उनमें डिलीवरी की सलाहियत नहीं होती, तो ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। लेकिन हो सकता है खान साहब तो हमेशा कहते हैं मैं टीम बड़ी अच्छी क्रिकेट की सिलेक्ट करता था, इंजमाम ने ढूंढा और वसीम अकरम, इस दफा तो वसीम अकरम प्लस नहीं बना सके वो। देखें, हो सकता है अगली दफा उनकी नजर इंतखाब किसी सही जगह पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। सुहेल उड़ाई साहब अपनी बात पर कायम हैं कि उस्मान बुज़दार तब्दील होने वाले हैं, कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। हालांकि मरकज़ी और पंजाब हुकूमत कुछ और कह रही है। वज़ीर आज़म भरपूर अंदाज में खड़े रहे हैं, उस्मान बुज़दार के साथ दिफा करते रहे, उनकी तारीफ़ें करते रहे। देखते हैं कि वज़ीर आज़म का क्या फ़ैसला होता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उसके रहनुमा और हुकूमती अरकान ये दावा करते रहे कि उनकी हुकूमत गैर ज़रूरी खर्चे नहीं करेगी, किफ़ायतशवारी से काम लेगी। हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पहले खिताब में गैर ज़रूरी खर्चे कम करने, किफ़ायतशवारी अपनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश अख्तियार नहीं करेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फ़रोख्त करेंगे, अपने लिए प्रोटोकॉल में कमी करेंगे। लेकिन जब खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म अपने घर बनीगाला से दफ्तर तक जाने के लिए रोज़ाना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल उठे और फिर बात आई गई हो गई। मगर रवा साल जनवरी में एक सहाफ़ी ने इत्तलात तक रसाई के हक़ का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को उठाया और ये जानने की कोशिश की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कितने दौरे किए। सहाफ़ी की दरख्वास्त पर वो मालूमात उसे दी गई या नहीं, इस हवाले से द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार शहजाद यूसुफ जई जो एक सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने काबीना डिवीज़न को दरख्वास्त में लिखा
कि वो जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कितने दौरे किए हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। दरख्वास्त गुजार शहजाद यूसुफजई ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को शिकायत की कि उन्होंने मालूमात तक रसाई के हक़ कानून 2017 के तहत दरख्वास्त फाइल की, मगर हुकूमत की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। उस पर इंफॉर्मेशन कमीशन ने नोटिस जारी किया। खबर के मुताबिक काबीना डिवीजन का ये रद्द अमल था कि इतलात तक रसाई के हक़ के एक्ट की सब सेक्शन 7E के तहत मतलूबा मालूमात को शेयर नहीं किया जा सकता। मज़कूरा सेक्शन दिफाई अफवाज, दिफाई तनसीबात या उसके साथ मुंसलिक और दिफाई और कौमी सलामती से मुताल्लिक वाबस्ता तमाम तिजारती और फलाही सरगर्मियों को छोड़कर जिसके बारे में पूछगछ की जा सकती है, से मुताल्लिक रिकॉर्ड की फराहमी की मुमानियत है। उस पर अब कमीशन ने काबीना डिवीजन से वजाहत तलब की है कि कैसे वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर दौरों के बारे में मालूमात कौमी सलामती का मामला है। दरख्वास्त गुजार ने सिर्फ इमरान खान के बारे में मालूमात का मुतालबा नहीं किया था, इसी तरह के सवालात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे इक़्तिदार के बारे में भी पूछे थे। मौजूदा हुकूमत मवाजना करने वाली वो मालूमात जारी करने में बहुत मुतहर्रिक रही है, जिससे मौजूदा हुकूमत का मस्बत चेहरा नजर आता हो। मिसाल के तौर पर इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी पर होने वाले अखराजात और उनके अमरीकी दौरे पर जो खर्चे हुए उसे मंजर-ए-आम पर लाया गया और इसका साबिक वज़ीर आज़म से मवाजना किया गया। अलबत्ता इस मामले में, हेलीकॉप्टर के मामले में, ना तो इमरान खान और ना ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी के हेलीकॉप्टर दौरों के बारे में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से मालूमात शेयर की गई हैं, बल्कि इसे कौमी सलामती का मसला करार दे दिया गया है। माजी में नायब इमरान खान से वज़ीर आज़म के ओहदे संभालने से पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर सवाल कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मुताल्लिका सूबाई महकमों को भी लिखा कि वज़राए आला के सरकारी हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल के बारे में सवाल किया जाए, और फिर पंजाब ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। उस पर दरख्वास्त गुजार मामला पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ले गए, जिसने नोटिस लिया और मालूमात शेयर की, जिससे ये पपता चला कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अगस्त 2018 से नवंबर 2019 तक हर तीसरे दिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और 164 दौरे हेलीकॉप्टर के जरिए किए। कई बार उन्होंने गवर्नर हाउस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि उनके दफ्तर से कुछ किलोमीटर दूर है। उस्मान बुज़दार मुतअद्दिद बार हेलीकॉप्टर के जरिए पाकपतन भी गए। कुछ मौक़ों पर उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में रहते हुए गवर्नर हाउस जाने के लिए इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ये मालूमात फराहम कर दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत अभी भी हिचकिचाहट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन ने कई नोटिस लिए हैं, मगर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद कमीशन की तरफ से हतमी कार्रवाई का इंतजार है। तवक्को है कि मामला 60 दिन के अंदर तय हो, मगर सिंध में कमीशन की जानिब से हुकूमत को नोटिस तक नहीं दिया गया। ये मालूमात तमाम के सामने आनी चाहिए। तो हम एक ब्रेक लेते हैं। 24 जून को वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने 262 पायलट्स के लाइसेंसेस को जाली करार दिया। यहाँ तक कह दिया कि पायलट्स के पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, यानी जहाज उड़ाने का तजर्बा नहीं है, और उन्हें लाइसेंस मिल गया, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया। दुनिया भर में हेडलाइंस लगी, मगर वज़ीर आज़म अपने वज़ीर एविएशन के बयान के साथ खड़े नजर आए। फिर जब दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आया, बैरून मुल्क काम करने वाले पायलट्स ग्राउंड हुए, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, हर जगह से वजाहत मांगी गई, तो जिम्मेदारी मीडिया और सोशल मीडिया पर डाल दी गई। और सिविल एविएशन ने दुनिया को बताया कि उसके जारी करदा तमाम पायलट्स के लाइसेंसेस असल और मुसद्दिका हैं। सिर्फ कंप्यूटर के जरिए इम्तिहान के अमल में कुछ खामियां पाई गई, यानी जहाज उड़ाने का तजर्बा ना होने को या लाइसेंस जाली होने को मुस्तरद किया गया। पहले बिना किसी जामे तहकीकात के दावा किया गया, और जब इदारे और मुल्क की साख दाव पर लगी तो फिर सिविल एविएशन ने वज़ीर एविएशन के इस दावे को गलत करार दे दिया, यानी पूरे मामले को मिसहैंडल किया गया। माहिरीन शुरू से कह रहे थे कि पहले जामे तहकीकात होती, पता लगाया जाता कि कितने पायलट्स के पास हकीकी तौर पर जाली लाइसेंसेस मौजूद हैं, और फिर पता लगाया जाता कि उन्हें जाली लाइसेंस किस अफसर ने दिए, क्यों दिए, पायलट से इंक्वायरी की जाती, सब तहकीकात होती, नतीजे पर पहुंचा जाता, और फिर इन तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती, तब जाकर मीडिया पर बयान दिया जाता। और यही तरीक़ेकार होता है, मगर पहले बयानात दे दिए गए, क्रेडिट ले लिया गया, पायलट्स को माफिया करार दे दिया गया, और दावा किया गया कि इमरान खान एक और माफिया के आगे खड़े हो गए हैं। और फिर बाद में कार्रवाई शुरू की गई, और जब कार्रवाई शुरू की गई तो आए रोज़ बयानात फिर बदलते रहे, एदाद शुमार भी बदलते रहे। खुद वज़ीर एविएशन ने जाली लाइसेंस को फिर मशकूक लाइसेंस कहा, और फिर ये भी माना कि अभी तहकीकात आगे होनी है, और फिर ये भी माना कि इन पायलट्स की तादाद में कमी बेशी भी हो सकती है। यानी सब कुछ बदलता रहा, मगर आलमी सतह पर शर्मिंदगी बरकरार रही। दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स मुश्किल में आ गए। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते रहे कि मामला बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने एतराफ़ किया कि आज अगर वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान इस मामले को डील कर रहे होते तो मुख्तलिफ तरीके से करते। PIA के हवाले से भी क्या आज काबीना में डिस्कशन हुई है कि जो पायलट्स का मामला हुआ, अगेन
प्रॉब्लम यह है कि ज़ाहिर है अगर किसी की जाली डिग्री है उसके खिलाफ तहकीकात भी होनी चाहिए, रिपोर्ट भी बननी चाहिए, ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। मगर फिर प्रॉब्लम ये हो गया कि मिनिस्टर साहब जो थे एविएशन के, वो हेडलाइन बनाने में पहले लग गए। पहले उन्होंने जाली पायलट कह दिया, फिर उन्होंने मशकूक पायलट कहा, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई। तो पीआईए से हम पूछते रहे, पीआईए वालों को भी नहीं पता था कि भाई आपको पता है कि आपके कौन से पायलट्स के जाली लाइसेंस। उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी तक नहीं बताया मिनिस्टर साहब ने। तो अगेन क्या हैंडलिंग में मसला हुआ जिसका आज काबीना में भी डिस्कशन हुआ है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज हम ये दोबारा ये चीज़ कर रहे होते या सरवर खान साहब भी ये दोबारा ये चीज़ कर रहे होते, आई एम श्योर ही वुड हैव डन इट डिफरेंटली। गुलाब सरवर खान को प्रोग्राम में बुलाते रहे, नहीं आए, मगर फिर वो दूसरे चैनल्स पर आए और अपनी तकरीर का दिफा किया, इस हद तक दिफा किया कि सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब को अपने प्रोग्राम में कहना पड़ा, व्हाट द हेल। 262 पायलट्स के बारे में जो मैंने बात की कि उनके लाइसेंसेस मशकूक जेली हैं, हो सकते हैं, और आज भी मैं अपनी उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। आप पहले ये इंटरनल इंक्वायरी करते, आप पहले इसको इंटरनल डिटर्मिनेशन करते कि इसमें कितना मसला है, कितना मसला नहीं है। आखिर ये जल्दी क्या थी कि इसको पूरी दुनिया के सामने हम इसका इंकशाफ करें? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसकी जल्दी क्या थी। इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, 262 पायलट्स के लाइसेंसेस डुबियस पाए गए। एट बेस्ट ये एक FIR थी, एट बेस्ट ये एक शिकायत थी, और आपने देखा कि उसका क्या असर हुआ हम पर। एक तो पाकिस्तान की साख खाक में मिल गई, हमारे पायलट्स की ऐसी की तैसी हो गई पूरी दुनिया के अंदर। हमारी जो PIA है उसको यूरोप ने रोक दिया, अभी हमारे अमेरिका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई थी, उन्होंने उसको रोक दिया, और हर जगह हमारी जंग हसाई हुई उस हाफ बेक्ड रिपोर्ट पर जो कि हमारे एविएशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के सामने रख दी। खान साहब, हमने ये टॉप स्टोरी बन गई। अगर 850 एक्टिव पायलट्स हैं तो उनमें से 262 अंडर क्वेश्चन है। सारे पायलट्स तो ऐसे नहीं है। हमने साबित किया कि हमारी पूरी अथॉरिटी हमारी सिविल एविएशन पे, हमारी एविएशन पे दुनिया कोई किसी किस्म का आप एतबार ना करे, हम इसका एलानिया एतबार कर रहे हैं। ये इदारा है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी है। तो अब आपकी हुकूमत है ना कि चेयरमैन भी एक ही साहब है, सेक्रेटरी एविएशन भी वही साहब है, डायरेक्टर जनरल भी वही साहब है। ये कैसे हो सकता है दुनिया में कि रेगुलेटर भी आप हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, आप बोर्ड के चेयरमैन भी है, एक ही साहब सब, और आज उन्हीं के हवाले किया हुआ है कि वो इसको ठीक करें। व्हाट द हेल, ये क्या है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।